नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम मुद्दा में। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के बीच साल 2021 अब खत्म होने वाला है और इस पूरे साल के दौरान कोरोना महामारी और महंगाई ने देश के आम आदमी को परेशान कर दिया है। कोरोना महामारी का प्रकोप अगले साल 2022 में कैसा रहेगा ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन लगता है महंगाई से देश के आम आदमी को अगले साल भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसका कारण यह है कि चालू वर्ष 2021 से जनवरी से ही थोक और खुदरा महंगाई लगातार रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। पिछले नवंबर महीने में भी महंगाई ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। उद्योग विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नवंबर से एक दशक से ज्यादा के उच्चतम स्तर 14.23% पर पहुंच गई है। एक महीने पहले ये 12.54% के स्तर पर थी। ऐसा खाद्य मुद्रास्फीति के 4.88% पर पहुंचने और ईंधन महंगाई उच्च पेट्रोलियम कीमतों के मुकाबले 39.81% पर पहुंचने के कारण हुआ है। अप्रैल से लगातार 8वें महीने थोक मुद्रास्फीति 10% के ऊपर बनी हुई है। नवंबर महीने में कच्चे तेल के दाम 91.74% बढ़े। वहीं खाद्य वस्तुओं में एक वर्ष पहले के मुकाबले फलों की कीमतों में 15.5% और प्रोटीन की प्रचुरता वाली वस्तुओं जैसे अंडा, दूध और मछली के दामों में 9.66% की तेज वृद्धि देखने को मिली। उतार चढ़ाव वाली खाद्य और ईंधन वस्तुओं को छोड़कर प्रमुख महंगाई नवंबर में 12.3% के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा की ओर से बताया गया था कि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति का इस तरह बढ़ना एक झटके की तरह है। विशेषकर अधिक गैर प्रमुख श्रेणियों में मुद्रास्फीति की दर उम्मीद से काफी ऊंची है। सब्जियों की कीमत में बेमौसम तेजी के साथ साथ अंडा, मांस और मछली के दामों में वृद्धि और मसालों के दाम में आई तेजी ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। जानकारों के मुताबिक ये लगातार 5वां महीना था जिसमें थोक महंगाई दर 11% से ज्यादा रही। कोर मुद्रास्फीति बताती है कि निर्माता उच्च इनपुट लागतों को दाम बढ़ाकर ग्राहकों की ओर ट्रांसफर कर रहे हैं। परिवहन लागत में ईंधन एक प्रमुख साधन है और ईंधन की मौजूदा ऊंची कीमतें डिस्ट्रीब्यूशन की लागत को और बढ़ा रही हैं। नतीजतन कपड़ा, कागज और रसायन, रबड़ और प्लास्टिक, बुनियादी धातु, निर्मित धातु और फर्नीचर 7 समूहों में मुद्रास्फीति अब लगातार 6 महीनों के लिए दोहरे अंकों में रही है। कपड़ा, कागज और रसायन नवंबर में एक नए रिकॉर्ड को छू रहे हैं। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि कम महंगाई का दौर अब खत्म हो गया है। फिलहाल कोई राहत सामने नहीं दिख रही। हालांकि ब्रेंट क्रूड $84 प्रति बैरल के हाल के उच्च स्तर से नीचे आया है, लेकिन यह अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $72 प्रति बैरल से ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका में ओमिक्रॉन संस्करण का प्रसार वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान को सामान्य नहीं होने दे सकता और परिवहन और रसद लागत को भी उच्च रख सकता है। ऐसे में उम्मीद है कि निकट भविष्य में थोक मुद्रास्फीति ऊंची स्तर पर ही रहेगी। तो महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है और आज इसी पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी नेता हैं। इसके अलावा अजय अरोड़ा जी एक कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं और अभिषेक राजाराम जो कि इकोनॉमिस्ट हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे खास प्रोग्राम में। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आना चाहूंगी अभिषेक राजाराम जी, आपके पास क्या लग रहा है, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है और जो हम देख रहे हैं मुद्रास्फीति की दर है उसमें भी आए दिन इजाफा हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल आने वाले महीनों में भी राहत की कोई उम्मीद नहीं है, क्या वजह इसके पीछे? देखिए, 2014 में ये सरकार जो आई थी वो यही कहकर आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार XYZ की सरकार, और इनसे ही सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। तभी जनता ने इनको वोट दिया और इसके बाद भी इनको वोट दिया। हालात ये है कि कोरोना इनके सामने आया और कोरोना का किसी को प्रेडिक्शन नहीं था। इससे उद्योग धंधों में बहुत नुकसान हुआ और सरकार की तरफ से कोशिश की गई आत्मनिर्भर भारत पैकेज लेकर या कुछ तरह कि जिससे कुछ व्यवसाय को बेनिफिट मिले। दोनों तरफ नुकसान होता है। अगर आप लिक्विड मनी देते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हमेशा रहते हैं। मुद्रास्फीति इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जो कम ब्याज रेट पर जो पैसा मिला है उसकी वजह से लिक्विड मनी ज्यादा हो गया है। अब
सरकार को यहाँ पर इसको कंट्रोल करना था। एमपीसी की जो बैठक हुई थी, जो अभी 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक चली, जिसमें उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस के डर के चलते वो इसके रेपो रेट को कम नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी 2-3 महीने तक फ्री मनी मार्केट में रहेगा, जिसके कारण हमारी इन्फ्लेशन रेट ज्यादा रहेगी। इसका नुकसान क्या है? एक तो आम आदमी को ज्यादा नुकसान होता है, जो एक कॉमन मिडिल क्लास आदमी है, क्योंकि जो गरीब है उसको तो खाना सरकार दे रही है, जो अमीर है उसको तो फर्क पड़ता नहीं। पिछला सिर्फ मिडिल क्लास है, वही टैक्स देता है और उसी के टैक्स के पैसों से गरीब आदमी को फ्री में भोजन बांटा जाता है। इसका एक नुकसान ये है कि पेट्रोल के प्राइसेस पर जो एक्साइज ड्यूटी 12 रुपए पिछले साल सरकार ने लगाई थी, और आप भी बता रहे हैं क्रूड ऑयल के रेट कम है, तो इस पर एक्साइज ड्यूटी और कम करने की जरूरत है। जैसे ही एक्साइज ड्यूटी और कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, और हर चीज ट्रांसपोर्टेशन से हर चीज के फर्क पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी की जो जेब में सब्जी दाल है, ये सब भी सस्ते हो जाएंगे। 1982 के बाद सबसे ज्यादा तेजी से महंगाई इनके दौर में बढ़ी है, ये इस दौर में बढ़ी है, और 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और 7 महीने से, ये अप्रैल से अभी नवंबर आ गया है, 6-7 महीने से डबल डिजिट में चल रही है, 10% से ज्यादा चल रही है। इसका नुकसान कितना ज्यादा हो सकता है, ये अभी समझना भी मुश्किल है। और अगर ऐसे ही चलती रही तो ये फरवरी मार्च तक काबू के बाहर हो जाएगी। इट कुड गो बियॉन्ड 15%, और अगर एक बार 15% को ब्रीच कर गई, जो कि मुझे लग रहा है कि हो ही जाएगा, तो फिर इसको कंट्रोल कर पाना शायद इस सरकार के बस की भी ना रहे, और उसमें 6-7 महीने लग जाएंगे अगर कंट्रोल करना शुरू भी करेंगे तो स्थिति बहुत भयानक है। फूड इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है, आम आदमी के घर का खर्चा बिगड़ा हुआ है। एलपीजी के दाम बढ़ गए, सब्सिडी अब मिलती नहीं सिलेंडर पर, सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर मतलब है, तो सरसों का तेल 200 जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं कहा जा सकता है आने वाले दिनों में फिलहाल कोई राहत की उम्मीद हमें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। खेमचंद शर्मा जी क्या कहेंगे? 2014 की जैसे की बात करी राजा राम जी ने, इनका कहना था उसके बाद से जो वृद्धि हम देख रहे हैं महंगाई में, वो 1982 के बाद पहली बार देखी जा रही है, इतनी ज्यादा बढ़त महंगाई में। तो आप क्या कहेंगे? 2014 में वोट बटोरने के लिए ये बात कही गई थी, नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में कहते थे कि हम महंगाई कम करेंगे और यूपीए की सरकार में बहुत ज्यादा महंगाई है, लेकिन अब स्थिति आप देखिए, आपसे भी छुपी नहीं है, और आज लोगों का हाल बेहाल हो गया है महंगाई से। क्या कहेंगे खेमचंद शर्मा जी? देखिए, राजा राम जी शायद सपने में रह रहे हैं। 2014 से पहले क्या स्थिति थी हम सभी जानते हैं, और लगातार महीनों में नहीं सालों तक डबल डिजिट में महंगाई रही, और उसका हाल ये था कि रात दूनी दिन चौगुनी महंगाई बढ़ रही थी, और उसी की वजह से जनता में हाहाकार मचा और इनको सरकार से जाना पड़ा। हर सेक्टर में आप घरों में देखेंगे, वहाँ पे रेंट में देखेंगे, खाने में देखेंगे, पीने में देखेंगे, हर वस्तु में वहाँ पे महंगाई बढ़ रही थी, और उन्होंने उस महंगाई के साथ साथ करप्शन को भी नई ऊंचाई पे पहुंचा दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई ओवरऑल आप बाई एवरेज देखोगे तो कंट्रोल में रही है। 7 साल में आप एवरेज निकालो, कंपेयर करो यूपीए से, तो मच बेटर रही है, और हम लोगों ने अधिकतर समय इसको कंट्रोल में रखा है। शर्मा जी कैसे बेटर रही है, ये थोड़ा आप समझाएंगे? ये थोड़ा समझाएंगे आप किस तरीके से बेहतर रही है? क्योंकि पहले जहां सिर्फ जो लोग होते थे बहुत ज्यादा गरीब होते थे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते थे, बीपीएल लोग, उन्हें थोड़ी दिक्कतें पेश आती थी। यूपीए की सरकार की बात कर रही हूं मैं, पहले 2014 से पहले। लेकिन आज जो मिडिल क्लास लोग हैं वो जीवन यापन करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या स्थिति है? ये तो हम सभी देख रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि पहले से अब बेहतर हुई है महंगाई? विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपको कोई और सवाल है तो सवाल करना है, नहीं तो फिर आप मेरे को बोलने दें। नहीं तो बोलिए, तभी तो मैं कह रही हूँ। जो चीज मुझे गलत लगी ना, क्योंकि आपने बोला कि बेहतर हुई है, तो बेहतर तो हमें नहीं दिख रही है ना। चुपचाप रहे तो मैं आपको सुनता हूँ, ठीक है? ठीक है, जो आपके पास समय हो तो आप मेरे को बोलने देना, मैं चुपचाप सुनता हूँ आधा घंटे। नहीं तो अब मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ ना ये सवाल, क्योंकि आपकी बात से मैं सहमत नहीं थी ना, तभी तो मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। ऐसी बात नहीं होती। चलिए बोलिए। अच्छा कहिए। में टोकेंगे तो चलिए अपनी बात रखिए। अच्छा थैंक यू जी, थैंक यू। आपने कहा कि यूपीए में मिडिल क्लास को परेशानी नहीं होती थी। अरे मैडम, 1250 रुपए का वहाँ पे सिलेंडर का रेट था जो हमारी सरकार आई। मिडिल क्लास में क्यों परेशानी नहीं होती थी? मिडिल क्लास में हाहाकार मचा हुआ था ना। मिडिल क्लास वहाँ पे घर खरीद पा रही थी, नहीं रेंट पे घर ले पाती थी। और उन्होंने करप्शन का पैसा जिस तरीके से रियल इस्टेट में लगाया, एंड यूजर जो रियल यूजर था, रियल जो मिडिल क्लास था, उसके लिए घर खरीदना सपनों की बात हो गई थी। और मिडिल क्लास के लिए उस समय इन्होंने जमीन में घोटाला किया, आसमान में घोटाला किया, इन्होंने हर जगह घोटाला किया। उसकी वजह से चारों ओर
हाहाकार था, आज हमने इकोनॉमी को बेटर किया है। आज हमारी इकोनॉमी विश्व की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे मजबूत इकोनॉमी, उनमें सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। और इकोनॉमी रिवाइवल की वजह से, इकोनॉमिक हैपनिंग की वजह से, और जो लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों के पास जो लिक्विडिटी बढ़ी है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ना कुछ सेक्टर्स में ये स्वाभाविक भी है। किसी भी इकोनॉमी के नहीं, सुन लीजिए, फिर आप वही काम कर रहे हैं, फिर आप वही काम कर रहे हैं। क्या पूरी डिबेट में मौका देखिए सबको मिलना चाहिए ना, डिबेट का हिस्सा तो सभी लोग हैं। आपके सवाल का जवाब कैसे होगा? आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अपनी बात रख रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं आपका, हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले से बेहतर हुई है महंगाई। बात रखने दीजिए राजा राम जी को, आपने पूरा 2 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने दिया। अच्छा, अपनी बात रखिए। बोलने से पहले आप रोक देते हो, ऐसे बात नहीं होती। अब बात आती है कि भाई पेट्रोल और डीजल, अरे पेट्रोल और डीजल पे हमारी केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने एक्साइज कम किया और हमारी स्टेट सरकार ने वैट कम किया। क्यों कांग्रेस ने अपनी जो शासन है या अपने जो राज्य है वहां पे वैट कम किया? क्यों राजस्थान में आज तक जो पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा है, क्यों वहां पे वैट कम नहीं कर रहे हैं? क्यों महाराष्ट्र में वैट कम नहीं कर रहे हैं? क्यों ये बैठे हुए हैं? एक तरफ ये महंगाई की बात करते हैं और दूसरी तरफ राज्यों का हिस्सा पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस पे सबसे ज्यादा होता है। 42% वो एक्साइज का पार्ट लेते हैं और सीधा 32% तो राजस्थान में पेट्रोल पे लगा रखा है, और वैसे ही उन्होंने लगभग 22 से 23% डीजल पे लगा रखा है। तो जो मोटी कमाई है वो तो राज्यों की हो रही है। क्यों ये लोग कम नहीं करते? क्यों एग्जाम्पल सेट नहीं करते? सिर्फ हल्ला मचाते हैं। हो गई आपकी बात पूरी? अब खेमचंद शर्मा जी कुछ और बचा है कहने के लिए? पूछ सकते हैं, हम किसी दूसरे गेस्ट के पास जा सकते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है जी। आई कैन स्पीक फॉर हाफ एन आवर। जी, चलिए ठीक है। आपको इसलिए मेरे को रिक्वेस्ट करना पड़ा, आपने मल्टीपल टाइम इंटरप्ट किया। मैं नहीं चाहता कि मैं एंकर को बार बार रिक्वेस्ट करूं। देखिए, मल्टीपल टाइम्स इंटरप्ट मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको एक बार इंटरप्ट किया था क्योंकि मैं आपकी बात से थोड़ा सहमत नहीं थी। चलिए ठीक है, अजय अरोड़ा जी क्या कहेंगे आप? कितना सहमत हैं आप खेमचंद शर्मा जी की बातों से? जाहिरा अच्छे दिनों की सरकार में आम आदमी को महंगाई का एक और तोहफा, मोदी है तो मुमकिन है। और मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी के साथी को, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। वो उन्होंने कहा जी मैं आपको इंटरप्ट भी किया कि आप इसमें क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उत्तर नहीं दे पाए। जितनी महंगाई इन 7 वर्षों में बढ़ी है वो कहने की जरूरत नहीं है। पहले खुदरा में बढ़ी, फिर थोक में बढ़ी। यहाँ तक इन्होंने गैस सिलेंडर की बात की, इन्होंने प्राकृतिक गैस की बात की, फल सब्जी दूध। जाहिरा मैं भी मध्यम परिवार से आता हूँ, मुझे लगता है आप भी मध्यम परिवार से आती होंगी। सबके घर का बजट बिगड़ा है, ये मानना पड़ेगा। खेमचंद जी हो सकता है कि बड़े हाई फाई घर से आते हो, बड़े प्रभावशाली घर से आते हो, इन्हें फर्क ना पड़ा हो, लेकिन आम जनमानस को, मध्यम वर्ग को बड़ा फर्क पड़ा है। मैं राजा राम जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ, अर्थशास्त्री हैं और जिस प्रकार से इन्होंने आंकड़े पेश किए, इन्हें साधुवाद देता हूँ कि पूरा भारत इस चैनल को देख रहा है। इन्होंने एक एक आंकड़े की बात की, ट्रांसपोर्टेशन की बात की, महंगाई की बात की, एक्साइज की बात की। मैं इनकी बात को आगे बढ़ाता हुआ, सरकार की नीयत पे शक है हमें। जाहिरा कथनी और करनी में फर्क है। सरकार की नीयत ठीक होती तो ये ना होता, और ये समय बताएगा। जिस प्रकार से अर्थशास्त्री अभिषेक राजा राम जी ने बात की 2022, अगर 15 से बढ़ गई मुद्रास्फीति तो मुझे लगता नहीं कि कंट्रोल सरकार कर पाएगी जी। और सरकार को इसका दायरा होंगे। अभिषेक राजा राम जी आपके पास, आप क्या कहेंगे? जो मौजूदा स्थिति आज बनी हुई है, आने वाले दिनों में भी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसे में अब क्या कोई तरीका निकल सकता है? क्या कोई ऐसा उपाय है जो हम इस महंगाई से बच सके? किस तरीके की आगे की रणनीति होनी चाहिए कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जा सके? जी मैं वो बताऊंगा। उससे पहले मैं खेमचंद शर्मा जी की एक बात का जवाब दे दूं। वो शायद कंफ्यूज थे, मैं हो सकता है शायद मेरे एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आ गई। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं बात कर रहा था किसी महीने में कितनी महंगाई सबसे ज्यादा हुई है, तो रेट हाई हुआ। 1982 में नवंबर में 0.68% बढ़ी थी, जो कि इस बार नवंबर में 1.7% बढ़ी है, 12.5 से 14.2 हो गई। तो ये 1982 के बाद नवंबर में बढ़ी हुई, जो एक महीने में सबसे ज्यादा हाईएस्ट आई है। नवंबर महीने को कंपेयर कर रहे हैं पिछले सालों का, और 1991 के बाद हाईएस्ट होलसेल प्राइस इंडेक्स में है। अब यहाँ से जो कम करने की बात है, जिससे आम आदमी को राहत मिले, बात देखिए तेल और जो एग्स वगैरह हैं, इनकी महंगाई 33% बढ़ी है, फ्यूल्स एंड लाइट 14% बढ़े हैं। तो
बिजली के दरों में कुछ कमी करी जाए, पावर सेक्टर को थोड़ा रियायत दी जाए। एक्साइज ड्यूटी, देखिए ये बात सही है कि एक्साइज ड्यूटी सरकार ने कम करी है, लेकिन जो ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी धीरे धीरे करके बढ़ा दी गई है, तकरीबन 30 रुपए आ गई है, तो वो कम करने की जरूरत सेंटर को है। ये बात सही है कि जो सेंटर पैसा कलेक्ट करता है उसमें स्टेट का हिस्सा होता है, लेकिन स्टेट का से नहीं होता कि कितना कलेक्ट करें। जो कलेक्ट करेंगे वो स्टेट को मिल जाता है, लेकिन जो सेस होता है, सेस केवल केंद्र सरकार के पास रहता है। तो ये जो कैसी सारा पैसा बढ़ा है वो सेस से बढ़ा है, तो वो पैसा केंद्र सरकार के पास रह जाता है, तो वो भी एक करेक्शन की जरूरत है। और अगर आप एक बार पेट्रोल के दाम कम कर देंगे तो सब चीजों में बेनिफिट मिल जाएगा। पेट्रोल को इन्होंने 2017 जुलाई में जब जीएसटी आया था तो लिखकर भी दिया था कि पेट्रोल को जीएसटी में ले आएंगे, लेकिन ला नहीं पा रहे क्योंकि स्टेट्स इन पर भरोसा नहीं कर रही। कि स्टेट्स कहते हैं कि साहब अगर हम पेट्रोल को इसमें दे देंगे तो आप शायद हमें पैसा ना दे, और विरोध केवल दूसरी सरकार नहीं कर रही, बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट्स भी मना कर रही है। तीसरी चीज, काफी सारी चीजें हैं जो 1 जनवरी से महंगी होने वाली है, जिन पर जीएसटी के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जैसे फुटवेयर, क्लोथ एक्सेट्रा। और जैसे ऑटो है, तो आप ऑटो की बुकिंग पर कभी जीएसटी नहीं देते थे, लेकिन सरकार ने 1 जनवरी 2022 से ऑटो सेक्टर पर, मतलब जब आप ऑटो लेते हैं ऑफिस आने के लिए या घर जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, तो उस पर भी जीएसटी लगाने की कोशिश कर रही है सरकार 1 तारीख से। वो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करने वाले। देखिए, अगर आप जीएसटी बढ़ा देंगे, अगर आप ये सब टैक्सेस बढ़ा देंगे, तो वो भुगतना तो आम आदमी को है। तो धीरे धीरे जब आम आदमी की जेब से पैसा जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। देखिए, ये बात सही है कि लिक्विड मनी आया है, सरकार की मजबूरी थी, आत्मनिर्भर भारत पैकेज उन्होंने दिया जो कि एक जरूरत थी, इंडस्ट्री को सस्ता लोन दिया है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अब समय था उसको रोकने का। और ओमनिकॉन के नाम पर ये महंगाई को रोक सकते थे। ये जो बेलगाम घोड़ा है महंगाई, इसको रोका जा सकता था, दे कुड हैव डन इट। लेकिन 6 से 8 दिसंबर की जो एमपीसी की मीटिंग है, उन्होंने कह दिया कि ओमनिकॉन है, इसलिए हम डिवोर्स नहीं कर रहे। तो क्या ओमनिकॉन इतना बड़ा वायरस है कि उसके लिए आप पूरे देश की महंगाई बढ़ा देंगे? ये रोक सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया और मार्च के बाद अगर इन्होंने एक्शन लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और देखिए, पिछले 2 साल में बहुत लोगों की जॉब चली गई है, बहुत लोगों की सैलरी इतनी बढ़ी है, बहुत लोग कम सैलरी पर काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के घर का हेल्थ बजट बिगड़ गया है। ऐसे में मिडिल क्लास को राहत देनी चाहिए। गरीबों को तो आपने खाना दे दिया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा किया, लेकिन मिडिल क्लास को राहत कब देंगे? इनकम टैक्स कम कीजिए, कुछ और रियायत दीजिए, इनकम टैक्स की स्ट्रक्चर बढ़ा दीजिए, एक्साइज ड्यूटी कम कीजिए, जीएसटी कम कर सकते हैं। खेमचंद शर्मा जी, अब क्या उम्मीद की जाए? जैसे कि राजा राम जी कह रहे हैं और जाहिर तौर पर इन्हें मुझे और आपसे ज्यादा नॉलेज है क्योंकि वे अर्थशास्त्री हैं, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि आपकी सरकार में कुछ राहत मिलेगी आने वाले दिनों में जनता को? क्या कुछ अहम कदम उठाए जाएंगे? क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो राजा राम जी पिक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं वो हाफ ट्रूथ है। वो महीने को कंपेयर कर, 1 महीने को, हमारी 7 साल में से जो 1 महीना, और उसमें भी किस कंपैरेटिवली जब माइनस में महंगाई थी उसके टॉप पे महंगाई बढ़ी है, उसको वो कोट कर रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, ऑन एन एवरेज 10% के आसपास महंगाई दर रही है यूपीए 2 में, फ्रॉम 2009 टू 2014। मैं आपको नंबर बताता हूँ, 2009 में लगभग 11%, 2010 में 12%, 11 में 9%, 12 में फिर से 9.5% और 13 में फिर से 11% से ज्यादा, 11.5% के आसपास महंगाई थी। और जब हम सरकार में आए तब भी महंगाई 12% के आसपास थी। हमारी सरकार में ऑन एन एवरेज आप निकालोगे महंगाई 5% से ऊपर कभी नहीं गई है अभी, क्योंकि इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है, तेजी से हमारी इकोनॉमी बाउंस बैक कर रही है, तेजी से लिक्विडिटी बढ़ी है, चारों ओर इकोनॉमिक हैपनिंग हो रही है, इसकी वजह। और दूसरा, जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं इंटरनेशनली उनके प्राइस बढ़े, उसकी वजह से जरूर इंपैक्ट आया है। लेकिन हमारी सरकार ने मिडिल क्लास को सपोर्ट करने के लिए, गरीबों को सपोर्ट करने के लिए और मजदूरों को सपोर्ट करने के लिए हर वो सुविधा देने की कोशिश करी है ताकि हम उनको इनडायरेक्टली कंपनसेट कर सकें। हम फ्री में वैक्सीनेशन करा रहे हैं, हम फ्री में राशन दे रहे हैं, हम शर्मा जी, एक बात कहूं आपसे, प्लीज जा रहे नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। फिर आप वही काम कर रहे हो। चलिए, अच्छा, फिर वही आप, देखिए समय की कमी है ना मेरे पास, आप गलत पिक्चर प्रस्तुत कर रहे हो देश के सामने। 1 महीने को कंपेयर करा के आप करो हाईएस्ट महंगाई है, और जबकि हमारी महंगाई 7 साल में यूपीए से आधी रही है। आप देश के सामने सही पिक्चर प्रस्तुत करो।
और हम जब महीने की महंगाई कैलकुलेट करते हैं ऑन टॉप ऑफ लास्ट ईयर क्या था, क्या सिचुएशन थी, चारों ओर हाहाकार था, माइनस में इकोनॉमी हो रही थी, पूरे विश्व में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई थी, आप उससे कंपेयर करोगे तो आपको ज्यादा ही दिखेगी। अब कैसे, ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, मैं ज्यादा नहीं बोल, मैं बस एक बात आपसे ये कहना चाहती हूँ। देखिए खेमचंद शर्मा जी, अभी वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है फिलहाल, बुलेटिन खत्म करने का समय हो चुका है यहाँ पर, अभी वक्त नहीं है। बस इतना कहना चाहूंगी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत है वो 101वें पायदान पर पहुंच चुका है और वो पिछले साल 93 नंबर पर था। सिर्फ मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे, और जाहिर तौर पर आप तो हम लोगों ने सबके लिए राशन दिया है, और जब राशन या उन सब लोगों को दे रहे हैं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इस तरीके की स्थिति कैसे हो सकती है? दे आर बाय, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना यह होगा कि आखिर सरकार की तरफ से क्या कुछ अहम कदम उठाए जाते हैं या फिर नहीं उठाए जाते हैं, क्योंकि फिलहाल कोई राहत मिलती हुई हमें महंगाई से दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ मुद्दा में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।